अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगी? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है। घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का, या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता, उनका? नहीं नहीं पापा, अ, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है। शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की। बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे। मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है। वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था।
अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में? और तो क्या हो गया? शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद, शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहां कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है,
जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान तेरी माया, कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है, उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई, और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। बहू प्रिया को आदत थी हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की, क्योंकि उसे हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गर्म मत करो यार। अच्छा है, सर गर्म हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गर्म हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतनी आलसी क्यों हो? प्रिया, जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है।
प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे। अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी न किसी काम में खोट निकाल की जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इम्प्रेशन जमाने का। कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस। हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए, और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा, और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे, प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है, इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है, और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के।
हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब? ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है। मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को। प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम करेगी।